हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कबीर जी की वाणी जो थी वो इतनी ज़्यादा मधुर थी कि उनके दोहों में आज भी वो ज़िंदा हैं। तो आज हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये जो टॉपिक है कबीर के बारे में, उनका टाइम पीरियड, उस टाइम कैसा एडमिनिस्ट्रेशंस था, वो किस चीज़ में रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, तब का सिस्टम कैसा था, वो कौन से हमारी डायरेक्शन से बिलोंग करते थे, नॉर्थ से, साउथ से, तो हम वो चीज़ें देखेंगे। इनकी फ़िलॉसफी के बारे में देखेंगे क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन हमारी पॉलिटिकल साइंस में रीसेंट जो नेट जेआरएफ का न्यू सिलेबस है ये उसमें ऐड हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बाकी थिंकर्स की तरह कुछ इनका ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी इनका है तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका बहुत ही खूबसूरत एक दोहा है, और ये दोहा जो है ये आपको सिर्फ नेट जेआरएफ नहीं करवाएगा, क्योंकि जो मन की शांति होती है उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो भी अच्छे से फंक्शन करता है। हमारे न्यूरॉन्स जब बहुत शांत होते हैं, जब हमारे न्यूरॉन्स बहुत ही शांति में होते हैं, जब आप देखो जब कंसंट्रेशन भी तब बनती है, और उसके साथ साथ ही जब हमारे अंदर शांति होती है तो हमारी जो लैंग्वेज है उसमें भी बदलाव आता है। तो ये यही कहना चाहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। देखो जब आप बहुत पोलाइट हम्बल वे में किसी से बात करते हो ना, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगले इंसान में भी ट्रांसफ़र होती है, और उसके रिटर्न में आपको नेगेटिविटी नहीं मिलती, आपको पॉजिटिविटी ही मिलती है। आपकी लैंग्वेज से, आपके वर्ड से अगले इंसान का जो माइंड सेटअप होता है वो एक सेकंड में चेंज हो जाता है। तो इनका बहुत ही ब्यूटीफुल दोहा था जिससे हमने कबीर जी को स्टार्ट किया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अब देखो पॉलिटिकल में इनका क्या आइडिया था। पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ कबीर वाज अबाउट टू थिंग्स। इनके आइडियाज़ टू थिंग्स के बारे में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखेंगे, क्योंकि हम इनको पॉलिटिकल साइंस में स्टडी कर रहे हैं तो हम इनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखेंगे। ठीक है। ही वॉज ए, क्या थे वो, ही वॉज ए क्रिटिक्यू ऑफ द सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम। उनके टाइम जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो भी राजनीतिक स्पेशली कुरीतियाँ थी, कुरीतियाँ बुराइयाँ थी, उस टाइम जब वो इस पीरियड में थे, ठीक है, तो उस टाइम क्या था उसके वो क्रिटिक हैं। ठीक है, उनको कुछ ऐसी सोसाइटी की चीज़ें थी जो अच्छी नहीं लगती थी, तो हम उन्हीं के आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। ही वॉज अबाउट क्रिएटिंग ए अल्टरनेटिव सोसाइटी। वो एक अल्टरनेटिव सोसाइटी क्रिएट करना चाहते थे। जिस सोसाइटी में वो रहते थे वहाँ के कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अनैतिक मानते थे वो, तो उन चीज़ों को देखते हुए वो एक सोसाइटी बताते हैं, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल सोसाइटी है जिसको उन्होंने यूटोपियन सोसाइटी कहा था। ओके, और यूटोपियन सोसाइटी को ही उन्होंने बेगमपुरा कहा था। ठीक है, वो सोसाइटी कैसी थी, वो ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पे हर कोई खुश रहे, हर किसी को अधिकार मिले, हर किसी के पास बेसिक नीड्स हों, हर किसी के पास इतने रिसोर्सेज हों कि कोई भी दुखी ना हो, किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। बट ऐसी सोसाइटी कहीं पे भी लाना इम्पॉसिबल था, इसीलिए इसको यूटोपियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बैंथम की क्या थी फिलॉसफी, बैंथम की क्या फ़िलॉसफ़ी थी, यूटोपियन थी। और यूटोपियन का जो आइडिया है वो सबसे पहले थॉमस मोर ने दिया था। ओके, थॉमस मोर जो थे उन्होंने यूटोपियन सोसाइटी का रीज़न बताया था, जो क्या थी, वो एक काल्पनिक थी। अब आप जिस स्टेट में अभी रह रहे हो, अगर आप करंट सिचुएशन देख के बोलो कि आपकी गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक सिंगल इंडिविजुअल ऐसी सोसाइटी क्रिएट करे जहाँ पे किसी के साथ भी जस्टिस, हर किसी के साथ जस्टिस हो और किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो, तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो जो चीज़ इम्पॉसिबल है उन उसको हम क्या बोलेंगे, यूटोपियन। ये जो यूटोपियन वर्ड है ये इसी के लिए इन्होंने बेगमपुरा को बताया है। ठीक है, बहुत ही फेमस थिंकर हैं जिन्होंने कहा है कि सेलमेंट नाम से, जिन्होंने कहा था कि रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन इज़ नोन एज इनजस्टिस एंड राइट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ नोन एज जस्टिस।
और ये जो जस्टिस है, राइट कोर्स ऑफ एक्शन, ये अपनी बेगमपुरा में देना चाहते हैं। ठीक है। अब पॉलिटिकल आइडिया इनका जो था वो बिलोंग करता था 15 सेंचुरी से नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कौन से रूलर्स थे 15 सेंचुरी में, क्या उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपना चलाया था, क्या इन्फ्लुएंस आम लोगों पे पड़े थे, ये क्यों बेगमपुरा लाना चाहते थे। बस आपके मतलब की जो चीज़ें हैं, अगर हम राजनीतिक वे में इसको देखेंगे पॉलिटिकल, तो हम पॉलिटिकल वे में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। ऐसे तो इनके दोहे बहुत सारे हैं, आप इनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनकी बहुत सारी बुक्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है। अब देखिए, हमने इतना कुछ पढ़ा कबीर के बारे में, अब हम ये जानेंगे कि कबीर थे कहाँ से, कहाँ के रेजिडेंट थे। बनारस, काशी के। और ये जो टाइम पीरियड था ये बहुत ही डिस्प्यूटेड था। क्यों था? देयर वर 3 कॉमनली एक्सेप्टेड डेट्स। देखो, इनकी डेट्स आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि कबीर की डेट जो भी है, टाइम पीरियड एग्जैक्ट किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है। जो इस पे पीएचडी कर रहे हैं उनको भी इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता। तो इस पे जो डेट मेंशन है, जैसे 14 सेंचुरी है, 15, 13, 15, 13, 14, इसके अकॉर्डिंग ये हमने जो भी सोर्स रहा है हमारा, हमने वहाँ से कलेक्ट किया है। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर एसिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि बेगमपुरा कबीर ने लिखा था, तो कबीर ने नेवर रोट एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। कबीर की फ़िलॉसफी थी बट उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। उसके बाद जो भी थिंकर्स आएंगे, जो भी स्कॉलर्स होंगे जो इनको स्टडी करेंगे, देन हम इनके वर्क्स देखेंगे। ठीक है। हिज वर्ड्स वर कंपाइल्ड आफ्टरवर्ड हिज डिसिप्लिन्स। उनके जो डिसिप्लिन्स थे उन्होंने क्या किया, इनके वर्ड्स को कंपाइल्ड कर दिया। ठीक है। अब डिफरेंट वर्क्स इन डिफरेंट रीजन रोट देयर ओन लैंग्वेज एंड देयर लिटरेरी स्टाइल। जितने भी इनके भक्त थे, अब ये नहीं है कि ये कबीर थे तो इनको सिर्फ इन्हीं के जाति के, इन्हीं के कास्ट के लोग मानते थे। बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन इनको मानते थे, जिनकी लैंग्वेजेस अलग थी, लेकिन उनको फ़िलासफ़ी अच्छी लगती थी इनकी। ठीक है। तो उन सभी ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इनके बारे में लिखा, लिटरेचर स्टाइल। और इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से इस स्लाइड पे फोकस करिए। हिज वर्क्स आर प्रेजेंट इन आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ रिटन, आपको ये याद रखना है, आदि ग्रंथ रिटन ड्यूरिंग गुरु अर्जुन देव टाइम। गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के गुरु थे। ठीक है। तो उनके टाइम इसको लिखा गया। देन उसके बाद पंचवाणी लिखी गई, रिटन ड्यूरिंग संत ददुदयाल टाइम। ठीक है। उनके टाइम लिखा गया। बीजक, बीजक जो थी वो काफ़ी टाइम, क्योंकि हम 14 से स्टार्ट किया था, तो ये कंपाइल की गई थी 17 सेंचुरी में। ठीक है। देन उसके बाद इनकी आती है ग्रंथावली। बीजक एंड ग्रंथावली एंड बेगमपुरा, ये आप इसको मान के चलिए कि ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में, तो इनको मत भूलिए। देन उसके बाद हम थोड़ा क्रिटिक्यू देखेंगे, क्योंकि सोसाइटी में जो भी चीज़ें थी एग्जिस्टिंग, वो किस चीज़ का क्रिटिसिज्म करते हैं, क्यों करते हैं, हम उस चीज़ को देखेंगे। ही क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। देखो दोस्तों, ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कास्ट सिस्टम को, जो उस टाइम क्या था, प्रेविलेंट सिचुएशन थी उनके टाइम पे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम। अब देखो, एग्जामिनर आपको थोड़ा पजल करने के लिए ज़मींदारी सिस्टम से कैपिटलिस्ट डाल सकता है, मर्चेंटलिज्म डाल सकता है, लेकिन आप ज़मींदारी याद रखिए। वहाँ पे क्या था, जो मेजॉरिटी ऑफ पीजेंट क्लास थी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। कौन करता था? ज़मींदार्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है। और डोमिनेंट क्लास जो थी वो बिग ट्रेडर्स थे, शॉपकीपर्स थे, फाइनेंसर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, पर्सनल एंड प्रिस्टली सेक्शंस थे। ठीक है। ये सब लोग क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसका विरोध करने के लिए कबीर क्या चाहते थे? बेगमपुरा। ये मत भूलिए, यूटोपियन सोसाइटी चाहते थे वो हर किसी को क्या देखना चाहते थे? खुश। ठीक है। देन उसके बाद ऑल ऑफ देम एक्सप्लॉइटेड द वीकर सेशन ऑफ द सोसाइटी फॉर देयर ओन एडवांटेजेस। अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने अच्छे रिसोर्सेज के लिए ये लोग क्या करते थे? वीकर सेक्शन को, जो कमज़ोर वर्ग थे, उनको क्या करते थे? उनका शोषण किया जाता था, जो कबीर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है। कबीर कंसीडर्ड हिमसेल्फ, वो खुद को क्या मानते थे? टू बी द वॉइस ऑफ वीकर,
वो खुद को वीकर की वॉइस मानते थे एंड डाउन साइड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सबसे निचला वर्ग होता है सोसाइटी का, वो मानते थे खुद को, ठीक है। कबीर यूटोपिया ऑफ बेगमपुरा, कबीर क्या सुजेस्ट करते हैं यूटोपिया ऑफ बेगमपुरा में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि बेगमपुरा को डिफ़ाइन कीजिए, देन आपको ये वीडियो याद आएगी जो आपको हेल्प करेगी। कबीर सुजेस्टेड द पॉलिटिकल अलर्ट नेटिव ऑफ टाइम्स इन हिज टाइम ऑफ बेगमपुरा। बेगमपुरा इज़ द पॉलिटिकल यूटोपिया ऑफ कबीर। देखो फ्रेंड, पॉलिटिकल यूटोपिया ऑफ कबीर, ये तो मैंने इस पर मेंशन करा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पे, पॉलिटिकल यूटोपिया से वो सोशल यूटोपिया भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक यूटोपिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पजल नहीं होना है। अगर उन्होंने पॉलिटिकल के अराउंड बेगमपुरा को बताया है तो आप पॉलिटिकल यूटोपिया ही बताओगे। और ये क्या चाहते थे, इट इज़ आइडियल विलेज सोसाइटी विदाउट एनी सॉरो, किसी को कोई दुख ना हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी, टैक्सेस, मोनार्ची और सोशल हायरार्की, इन चीज़ों से किसी को कोई दुख ना हो, हर कोई खुश रहे, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उसके साथ ही उनका जो मेन काम थे वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्टली इट वाज लैंड ऑफ सेंटली पीपल विदाउट एनी ग्रीड, कैप्राइस और क्राइम। वो क्या चाहते थे कि एक ऐसी धरती हो, ऐसी स्वर्णिम धरती हो जहाँ पे लोग इतने खुशहाल रहें, कोई किसी को किसी का लालच ना हो प्रॉपर्टी का, कोई क्राइम ना करे, कोई चोरी ना करे, ठीक है। वो ऐसा बेगमपुरा चाहते थे, ठीक है। इसीलिए उनको बेगमपुरा का जो भी उसका ओरिजिन है, अगर हम नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 14th सेंचुरी की बात करें तो हम इसका क्रेडिट नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किसको देते हैं, कबीर को, ठीक है। और कबीर से पहले भी थॉमस मोर, जिन्होंने यूटोपिया आइडिया क्रिएट किया था। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, ये कहते हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं होगा, नो डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर। ये आर्टिकल 15 आप याद कीजिए, इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस एक्सेट्रा। ये क्या बोलते हैं, सॉवरेंटी की बात करते हैं, ये प्रभुसत्ता की बात करते हैं। ये प्रभुसत्ता रूलर के हाथ में नहीं दे रहे, इनका बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, ये सॉवरेंटी विल रेस्ट विद पीपल, ये लोगों के पास रहनी चाहिए, ऑल विल बी फ्री एंड इक्वल, ठीक है। तो ये क्या बात करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट किसके लिए होती है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। देन उसके बाद दिस यूटोपिया, इसको कंस्ट्रक्टेड थ्रू भक्ति, इस यूटोपिया सोसाइटी को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, वो बोलते हैं थ्रू भक्ति। भक्ति मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डिसीजन मेकिंग। देखो आजकल जो आप इलेक्शन में वोट डालते हो वो भी एक भक्ति है, जहाँ पे आप एक्टिव पार्टिसिपेशन बताते हो अपना डिसीजन मेकिंग में कि किसको एमपी बनाना है, किसको एमएलए चुनना है, देन उसके बाद मेजॉरिटी पार्टी कौन बनेगी उसके बेसिस पे, ठीक है। रिलीजन ऑफ द सोसाइटी विल बी मोनोथीस्ट, ठीक। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइगोर इनसे बहुत इम्प्रेस थे, ठीक है। क्यों थे, दैट ही कॉल्ड हिम मुक्ति दूत, इनको मुक्ति दूत माना जाता है। दूत क्यों माना जाता है और मुक्ति क्यों है, ये मुक्ति दूत वर्ड जो है, ठीक है, इन वर्ड का मतलब है कि ये हमें दुखों से मुक्ति दिलवाने वाले हैं, ठीक है, और ये दूत है मुक्ति के, ठीक है। तो ये क्या है, दूत है मुक्ति के, ये हमें मुक्ति दिलवाएंगे, मुक्ति दूत बोला जाता है। और इनकी जो पोइम्स हैं, अगर आप आज पढ़ रहे हो, आपका नेट जेआरएफ हो जाए, सबका होगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेहनत करेंगे उन सबका नेट जेआरएफ होगा, लेकिन इनकी जो कविताएं हैं, इनके जो दोहे हैं, वो चीर आधुनिक हैं, उनका कोई एंड नहीं है। जो चीज़ें आज हम आपको सिखा रहे हैं, कल वही चीज़ें आप अपने छोटे भाई बहनों को सिखाओगे। तो ये जो था, ये था आपका कबीर जी। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।